अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। हल्दी की उन्नत किस्में और वैज्ञानिक बुआई तकनीक। गर्मी के मौसम में भैंसों की उचित देखरेख और प्रबंधन। हल्दी की खेती हमारे राज्य के कई जिलों में बड़े पैमाने पर की जाती है और जो किसान इस समय हल्दी की बुआई करने जा रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो हल्दी की उन्नत किस्मों का चयन करें। साथ ही बुआई करते समय वैज्ञानिक मापदंडों को अपनाएं, तभी इस फसल से आपको भरपूर उत्पादन मिलेगा। तो चलिए हल्दी की वैज्ञानिक खेती पर जानकारी लेते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AM अंसारी से। आज आपको हल्दी की वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आप हल्दी की खेती करते हैं या करना चाहते हैं तो कुछ बातें ऐसी हैं जिसे आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो खेत की तैयारी आप किस तरीके से करेंगे। आमतौर पर हल्दी की खेती छायेदार जगह पे की जाती है, बागान के अंदर में। चाहे किसी भी फल का बागान आपके यहाँ हो, पेड़ का छाया होता हो, दूसरे फसल आप नहीं ले सकते हैं, वहाँ पे आप हल्दी की सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। हम ये भी बताते चले, ये मसाले की सब्जी है, मसाले की खेती है, लेकिन हल्दी सिर्फ मसाला नहीं है, एक औषधीय गुण से परिपूर्ण बेहतरीन औषधीय पौधा भी है। ये अलग बात है कि हमारे भारतीय जो खान पान में ये डेली के मसाले के रूप में इस्तेमाल होता है। जब प्रभेद की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख प्रभेद जो राजेंद्र सोनिया नाम से है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है। ये पूर्वी भारत के क्षेत्रों में आप यहाँ इसकी खेती कर सकते हैं। के अलावे सुवर्णा, सुगुना, सुदर्शना, IISR प्रभा है, IISR प्रतिभा है, रोमा है, सुरोमा है। इन प्रभेदों में से किसी एक का भी चयन करके सफलतापूर्वक इसकी खेती आप कर सकते हैं। हल्दी की खेती करने के लिए 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से बीज की आवश्यकता होती है। मिश्रित फसल में 4 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई के लिए 7 से 8 सेंटीमीटर लंबाई वाले कंद का चुनाव करें। कंद पर कम से कम 2 आंखें होनी चाहिए। बीज उपचार की विधि, प्रति लीटर पानी में 2.5 ग्राम थीरम या मैंकोजेब मिलाकर घोल तैयार करें। इस घोल में कंद को 30 से 35 मिनट तक भिगोकर रखें। बीज उपचार के बाद कंद को छांव में सुखाकर ही बुआई करें।
लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ छाये में ही हल्दी की खेती कर सकते हैं। अगर आपके पास बागान नहीं है, फिर भी आप के पास ऐसे खेत, बलुआही दोमट किस्म की मिट्टी है जहाँ पे आप उसकी खेती करना चाहते हैं, जल जमाव उस मिट्टी में नहीं होता होगा, खरपतवार का बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है और आप उसकी खेती करना चाहते हैं, उपयुक्त भूमि है उपलब्ध, तो आप खुले में भी इसकी खेती कर सकते हैं। इसकी बुआई का बहुत बढ़िया उपयुक्त समय है प्री मानसून सावर जो आता है जून के पहले हफ्ते से दूसरे हफ्ते तक, उस समय आप इसकी बुआई कर दें। हालांकि अगर आप लेट बुआई करना चाहते हैं तो आप जुलाई के पहले हफ्ते तक भी इसको ले जा सकते हैं, यानी जून जुलाई में इसकी बुआई करने का सबसे उपयुक्त समय है। इसकी खेती के लिए अच्छी तरीके से ज़मीन की आप जुताई कर लें। कंकड़ पत्थर है तो उससे भी थोड़ा आप चुनवा लें और अच्छी तरीके से गहरी 2-3 जुताई कर दें। पहले कल्टीवेटर से करें, फिर सॉइल टर्निंग प्लाऊ से करें और जो भी खरपतवार, कंकड़ या उस तरह की चीज़ें हैं उसे चुन लें और फिर जब खेतों की समतलीकरण कर लें तो 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से FYM या कंपोस्ट को अच्छी तरीके से मिला दें। साथ ही साथ जिसमें आपको खाद की ज़रूरत होगी उसका आपको पहले इंतज़ाम करना होगा। जैसे 20 से 25 टन कंपोस्ट की आवश्यकता होती है जो आखिरी तैयारी के समय आपको समतलीकरण के बाद आपको मिला देना है मिट्टी में। उसके बाद आपको 100 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस और 80 से 100 केजी पोटास की आवश्यकता होती है। तो फास्फोरस और पोटास और नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई से पहले आपको खेतों में मिला देना है और जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा है यूरिया के रूप में, टॉप ड्रेसिंग के रूप में आपको 2 खुराकों में देना है। एक बार पहली कोड़ाई के बाद, दूसरी बार दूसरी कोड़ाई के बाद जब अर्थिंग अप अगर आप करना चाहते हैं तो उस समय दें। अगर नहीं भी करते हैं तो दूसरी जब खरपतवार के लिए जब आप इंटरकल्चर ऑपरेशन करेंगे उस समय आपको देना है। फिर इसको अगर पानी लगने की समस्या आपके बागान में, खेतों में है तो रीज फरो मेथड से बनाएं। रीज फरो मेथड बनाएंगे तो 2 रीज के बीच की जो दूरी होगी 50 से 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए और विदिन द कतार जो लाइन के बीच में पौधे 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाएंगे। अगर आप समतल में लगाते हैं, बलुआही दोमट किस्म की मिट्टी है, पानी लगने की समस्या नहीं है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं है तो थोड़ा घना प्लांटिंग कर सकते हैं। कतार से कतार आप 45 सेंटीमीटर दूरी रखें और पौधे से पौधे 25 सेंटीमीटर की दूरी रखें। हल्दी की बुआई समतल खेत और मेड़ दोनों ही प्रकार से की जा सकती है। पंक्तियों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें और कंद से कंद के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। कंद की बुआई 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर करें। एक चीज ध्यान देंगे किसान भाइयों, सर सफाई पे खरपतवार का नियंत्रण आप रखेंगे। पेड़ बगीचा में है तो सूखे पत्ती, डालियां, टहनियां गिर रही है पेड़ के, उसको भी आपको हटाते रहना होगा। अगर थोड़ी सी, चूंकि उसमें कीड़े और बीमारी के लिए वो कभी कभी वो उसका एक होस्ट का काम करते हैं, कीड़े बीमारी उससे पनपते हैं। हल्दी की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई कर खरपतवारों को निकालते रहें। हल्दी में पहली निराई गुड़ाई 35 से 40 दिन के अंतराल पर करें। दूसरी निराई गुड़ाई 60 से 70 दिन के बाद करनी चाहिए। प्रत्येक निराई गुड़ाई के समय जड़ों के पास मिट्टी अवश्य चढ़ाएं। जो सड़ने जैसे टहनियां नहीं है या पत्ते नहीं है तो उनको आपको हटाना होगा और जो मल्च के रूप में है, जो सड़ जाएंगे और पौधे को नहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ढंग से उसके जड़ के पास आप पत्ते को रहने दे सकते हैं, इससे इसको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि मछली पालन हमारे राज्य में तालाब और पोखरों में अधिकांश रूप से किया जाता है
और किसान इससे अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। लाभ मिलने का यह सिलसिला यूं ही चलता रहे, जिसके बारे में बता रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर जिया उल होदा। अच्छा तालाब निर्माण करके ही आप अच्छी मछली उत्पादन को प्राप्त कर सकते हैं। आप ये कोशिश करें कि मछली पालन के लिए आप ये जान लें कि मात्र 5 से 5.5 फीट पानी की आवश्यकता है पूरी मछली पालन के लिए। मछली पालन आप शुरू करना चाहते हैं तो तालाब तैयार करवाने का सबसे बढ़िया समय गर्मी का ही है। तालाब निर्माण से पहले सही स्थान सुनिश्चित कर ले, जिससे बाद में कोई बड़ी परेशानी नहीं आए, क्योंकि तालाब बनवाने में अधिक खर्च होता है। हम सभी जानते हैं कि हम लोग एक तालाब में लगभग 6 किस्म की मछलियां पालते हैं। रोहू, ग्रास कार्प, कतला, सिल्वर कार्प, मृगल और कॉमन कार्प। और ये 6 मछलियां अलग अलग तल में रहती हैं। हम लोग जो गांव में परिवेश में हम लोग तालाब को खंदे हैं तो हम लोग एक गड्ढा बना लेते हैं। वो बिल्कुल इस तरह की प्रवृत्ति से तालाब में एक तो उत्पादन नहीं मिलता है, मछलियों को भी रेस्ट करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया सिल्वर कार्प है, तालाब के ऊपरी सतह पर रहता है, वहीं भोजन करता है और वहीं रेस्ट करता है। हमारा जो रोहू है और ग्रास कार्प है, तालाब के मध्य सतह में भोजन करता है और वहीं रेस्ट करता है। और जो हमारी कॉमन कार्प और नैनी है, तालाब के निचले सतह पर रहती है और वहीं भोजन प्राप्त करती है। तो मछली भी एक जगह रुक करके थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो तालाब का निर्माण 3 लेयर में होना चाहिए। हम लोग जो सीधा गड्ढा कर देते हैं वैसा नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल एक सबसे बड़ी बात जो ध्यान देने की है, वो तालाब अगर नया निर्माण कर रहे हैं तो तालाब आयताकार तालाब बनानी चाहिए। इसमें अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, तालाब का आकार। तो सर्वोत्तम होता है कि आप 1 एकड़ के तालाब में मछली पालन का करें और कम से कम आधा एकड़ का तालाब तो हो ही वहाँ पर आपको करना है। आप तालाब बनाते हैं, बिल्कुल एक शेप देते हुए कोन के आकार का जो आप देखते हैं उसको शेप देते हुए ढलान के स्तर बनाएं और उसमें भी एक 3 सीढ़ी नुमा बनाएं, जो तीनों हैं मछलियाँ वो वहाँ रेस्ट कर सके। जो तालाब का एम्बैंकमेंट है, जिसको हम लोग मेड़ कहते हैं, तालाब के मेड़ को आप अच्छा बनाएं। और बहुत लोग ये करते हैं कि जहाँ पर पानी बहुत ऊपर होता है, जहाँ कहीं कहीं हम लोग को देखने को मिलता है कि 2 से 2.5 फीट खुदाई करने के बाद ही पानी निकल सकता है, तो आप वहाँ पर 2 से 2.5 फीट पानी खन रहे हैं और वो फिर जो उसी मिट्टी को आप ऊपर बना लेते हैं, तो एम्बैंकमेंट को भी आप अगर ऊंचा कर लेते हैं उसी सतह से, तो आप वहाँ पर भी 5 फीट पानी का संग्रह कर लेंगे और आसानी से कम खर्च में आपका तालाब का निर्माण हो जाएगा। देखिए किसान भाइयों, मैं एक बात आपको स्पष्ट बना देना चाहता हूँ कि तालाब और मछली पालन हमेशा नेचर के साथ करना है। ये नहीं कि हर जगह पर हम तालाब का निर्माण कर सकते हैं। जहाँ पर बलुआई मिट्टी है वहाँ पर आप तालाब नहीं कर सकते। जहाँ पर दोमट मिट्टी है और जहाँ पानी टिकता है, वैसी ही जगहों पर हम तालाब का निर्माण करेंगे। बहुत लोग आपको सलाह दे देते हैं कि हम कॉस्मेटिक बाहर से चौर से मिट्टी ला करके उसको कर लेंगे, फिर जो है हम पॉलीथीन शीट वगैरह बहुत सारा उपाय करते हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि उसमें अपेक्षाकृत लागत बहुत आ जाती है और जिस अनुपात में हमें लाभ अर्जित करना होता है तो वहाँ नहीं होता है। तो आप ये कोशिश करें कि तालाब हमेशा वैसी जगहों का चयन करें जो तालाब के लिए अनुकूल हो। ध्यान ये देना है कि जब तालाब आप निर्माण कर रहे हैं तो तालाब की लंबाई जो का दिशा हो वो पूर्व और पश्चिम की तरफ हो हमेशा, क्योंकि लंबे दूरी तक उसमें ऑक्सीजन घोलेगी और मछली को उसका लाभ मिला। आपको ये कोशिश करना है कि तालाब के ऊपर कभी भी बड़े पेड़ का आप नहीं लगाएं, नहीं तो उसमें भी तालाब में एरेशन और सनलाइट की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे भी प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ता है। जब आप तालाब निर्माण की शुरुआत करते हैं तो ऊपर की लगभग 3 इंच मिट्टी को निकाल कर कहीं अलग रख दें और जब पूरे तालाब की खुदाई हो जाए तो निचली तह पर ऊपरी वाली 3 इंच मिट्टी को फैला दें। इससे तालाब में प्राकृतिक आहार बढ़ता है। आप अगर एक अच्छे मछली पालक बनना चाहते हैं तो आप एक मेन ब्रूडर तालाब के साथ साथ एक छोटा सा
नर्सरी तालाब का भी निर्माण रखें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मछली का बीज का निर्माण लगातार नहीं होता है। अभी मई से लेकर के जुलाई के लास्ट तक लगभग मान के चलिए कि 3 महीना मछली बीज का निर्माण होता है। और मछली पालन में जो सर्वाधिक उत्पादकता हमको मिलती है वो मिलती है आप हाफ ईयरलिंग या ईयरलिंग, जब छोटे तालाब में आप मछली के बच्चे को खाना पीना पर रखते हैं और फिर वहाँ से निकाल कर बड़े तालाब में जब आप डालते हैं तो वहाँ बड़ी तेज़ी से उस ईयरलिंग और हाफ ईयरलिंग का ग्रोथ होता है और जो मैक्सिमम उत्पादकता हो सकती है वो हमको मिलती है। तालाब की खुदाई के बाद जून के पहले सप्ताह में 1 एकड़ एरिया में 30 से 40 किलोग्राम पत्थर चूने का प्रयोग करें। फिर 3 से 4 दिन बाद लगभग 30 से 32 कुंतल गोबर का प्रयोग करें और आधा मीटर तक पानी भर दें। उसके बाद 10 दिनों तक छोड़ दें। आप देखेंगे कि तालाब में प्राकृतिक आहार, जिसे प्लवक कहते हैं, पूरे तालाब में बन जाता है। पूरा तालाब हरे रंग का दिखाई देने लगता है। फिर आप तालाब में 2 मीटर तक पानी भरें और बरसात शुरू होते ही मछली बीज संचय करें। और विशेष जानकारी के लिए आप शुरू करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र, अपने ज़िले के अवस्थित कृषि विज्ञान केंद्रों, ज़िले में या फिर राज्य में जहां भी आपके फिशरीज़ के एक्सपर्ट हैं, कॉलेजेस हैं, वहां से आप प्रशिक्षण प्राप्त कर इस काम को शुरू करें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है और ऐसे में जो किसान भाई पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपनी दुधारू भैंसों के प्रबंधन पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही की तो इनके स्वास्थ्य और दूध उत्पादन दोनों में गिरावट आ सकती है। तो आप गर्मी के मौसम में भैंसों की उचित देखभाल किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर दानवीर सिंह यादव। वैसे हमारे देश में सभी जगह और सभी भागों में पाई जाती हैं और इनसे जो दूध उत्पादन की क्षमता है तो सबसे ज़्यादा अभी भी लगभग 56% के आसपास में दुग्ध उत्पादन हमारे देश में भैंसों से दिया जाता है। और पूरे दुनिया में जो भैंसें हैं उसका सबसे ज़्यादा प्रतिशत हमारे देश में ही निर्भर करता है। और जो कि भैंसें हैं लगभग सभी किसान हमारे भाई भैंसों का पालन करते हैं। और अभी जो समय आने वाला है वह गर्मियों का कि सर्वप्रथम हम बात करें अगर आवास की, प्रथम आवास कैसा होना चाहिए। हमारा आवास सबसे पहले बात करेंगे आपकी फर्श हमेशा नॉन स्लिपरी मतलब फिसलन वाला नहीं होना चाहिए। दूसरा ढलान होना चाहिए और तीसरा आसानी से जिसको हम साफ कर सके इस टाइप का हमारा होना चाहिए। छत हमारी होनी चाहिए जिसकी ऊष्मा की कुचालक होना चाहिए। पशु को जो हमारा वो है स्थान जहाँ उसको हम रख रहे हैं वो कम से कम 40 से 50 स्क्वायर फीट कम से कम एक पशु को आंतरिक आपको देना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर हम ज़्यादा पशु रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं उनको ओवर क्राउडिंग सहन करनी पड़ेगी। तो हम आवास या बाड़े में रख रहे हैं तो क्या कर सकते हैं कि जो दीवार है उनकी खिड़कियों पे गनी बैग्स होती हैं उनको वो कर सकते हैं। और साथ में हम ये कर सकते हैं कि अगर मान लो अगर आप लाइट या इसकी समुचित व्यवस्था है तो पंखों का भी प्रबंधन कर सकते हैं। यह अति आवश्यक है क्योंकि पंखा अगर नहीं है तो भी चल जाएगा, बस ये है कि थोड़ी सी हवा
आती जाती रहे, जिसमें कि कुछ लोग चाहे तो जो उसकी होती है बोरी के जो बैग्स होते हैं उनमें हम क्या कर सकते हैं, पानी का छिड़काव कर सकते हैं पानी का। इससे भी क्या होता है, अंदरूनी जो वातावरण है तापमान वह नीचे आ जाएगा। पॉगर भी लगा सकते हैं जो कि पानी का स्प्रिंकल कर सकते हैं। कुछ किसान भाइयों ध्यान नहीं दे पाते हैं, बीच में गड्ढा हो जाता है, उसमें मूत्र और उसका वो इकट्ठा होने लगता है, उसी में फिर संक्रमित कीटाणु पनपने लगते हैं। और उसमें सफाई का अति ध्यान रखना है। सफाई जैसे कि भाई रोज़ सुबह सुबह उसमें झाड़ू लगा दिया जाए, चूने का थोड़ा सा हम छिड़काव कर सकते हैं, उससे भी बहुत सारे कीटाणु मर जाते हैं। दिन के समय में हमें पशुओं को घने छाया वाले पेड़ जैसे नीम के पेड़ और भी होते हैं उसके नीचे ही रखना है। समय समय पर इनको नहलाएं, पानी की आवश्यकता है कि उनको पानी में उनको नहलाएं और बार बार पानी डालें। इसको बेल्लोविंग कहा जाता है। किसान भाइयों, दुधारू पशुओं से अधिक दूध का उत्पादन मिले, इसके लिए दुधारू पशुओं को समय समय पर उचित मात्रा में संतुलित आहार खिलाना होगा। तो आप पशुओं को संतुलित आहार कब एवं कितनी मात्रा में खिलाएं, इस बारे में विस्तार से जानते हैं। आहार हम गर्मियों में देना ही पड़ेगा। अगर कोशिश करें किसान भाई मिश्रित चारा दे, मिश्रित में जैसे दाना है, दाना क्या है दे देना अति आवश्यक है, जिसमें कि आपका मक्का है, खल है, चापड़ है, चुरी है, खनिज मिश्रण के लवड़े सब अनुपात में मिले हुए होना चाहिए। दूसरा है कि भाई थोड़ा सा हम जैसे नमक है या मिनरल की जो ईंटें आजकल मार्केट में 2 से 3 किलो की ईंटें उपलब्ध हैं, वह भी हम दिन में लगा दें। अब दाना देना कितना है, इसीलिए हमने सीधा सीधा नियम बनाया है कि 2 किलो दूध पे 1 किलो दाना। साथ में अगर किसान भाई अगर संपन्न हैं तो 1 से 2 केजी उसके बॉडी मेंटेनेंस के लिए भी दे सकते हैं। भूसा है का उपयोग कर सकते हैं और ये भी अति आवश्यक है। कम से कम एक पशु को 10 किलो तक मिनिमम उसकी आवश्यकता है। 10 किलो भूसा तो आपको प्रतिदिन देना ही है। हाँ, वो निर्भर करता है आकार पे, 8 से 10 केजी तो आपको यह निर्भर करेगा ही। एक और अति आवश्यक है पानी। पानी इनके लिए, क्योंकि ये इनके शरीर में हमको जितना हो सके उतना अधिक इनको पानी पिलाएं। 3 से 4, 5 या 6 टाइम तक भी हम उनको पानी पिला सकते हैं। वो निर्भर करता है कि उस समय तापमान कितना जा रहा है। किसान भाइयों, बदलते मौसम में आपके पशुओं में विभिन्न बीमारियों का प्रकोप होता है, जिस कारण आपके पशु रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो इस समय पर आप अपने पशुओं को रोगग्रस्त होने से कैसे बचाएं, आइए जानते हैं। कि गर्मियों में कुछ विभिन्न प्रकार की टीके लगाना अति आवश्यक है, क्योंकि जो पहली बारिश होती है उससे खासकर गलघोटू और आपका है BQ, ये 2 बीमारियां बारिश के आने के प्रथम सप्ताह में ही ये घेर लेती हैं। इसीलिए इनका गर्मियों में हम लोग समय रहते अगर टीकाकरण कर दें गलघोटू का और BQ का, तो इन बीमारियों से हम बचा ही सकते हैं। और बाह्य परजीवी और अंत परजीवी की भी समस्या है। बाह्य परजीवी सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, तो बाह्य परजीवी के लिए सॉल्यूशन उपलब्ध हैं, उनको लगाएं। और अंत परजीवी के लिए जैसे उपलब्ध हैं फेल्बेंडाजोल और भी लीवामेसासोल, ये सब उपलब्ध हैं। डीवर्मिंग वो आप उनसे कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव जैतीपुर, जिला भागलपुर के कुंदन रंजन ने। आपने बकरियों की देखरेख के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नवजात मेमनों को हमें खास ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे ही नवजात मेमना जन्म लेता है उसके खुर वाले भाग को साफ कर दें और अगला जो एकदम मुलायम जो खुर होता है उसको थोड़ा सा तोड़ दें और उसको बकरी के पास ही रखें। बकरी जब चाटती है तो उससे उसको अच्छी सफाई भी हो जाती है और गर्मी भी मिलती है। और ध्यान दें कि अगर इसमें अगर बकरी बच्चे को जन्म देती है तो बकरी के बच्चों 100 से 150 ml ही खीस, जो पहला खीर होता है कोलेस्ट्रम, उसको पिलाना चाहिए। जो गर्भवती बकरी है उसके प्रबंधन में ध्यान देंगे कि साफ सफाई का तो ध्यान हमें सब जगह रखना है, अच्छा पानी हमें रखना है, टीकाकरण नियमित रूप से हमें कराना है। और साथ ही साथ आप देखेंगे बकरियों में जो गर्भ पालन की अवधि होती है वो 143 से 148 दिन, आप मान सकते हैं 5 महीने की होती है, जिसमें से जो 5 से 6 सप्ताह, जो अंतिम का 5 से 6 सप्ताह है, उसी में बकरी के बच्चों का अच्छा विकास होता है। 2/3 भाग जो है अंतिम के 3 सप्ताह जो बचते हैं गर्भ पालन में, उसी में उनका अच्छा विकास होता है। इस समय हमें उनको अतिरिक्त खुराक देने की आवश्यकता है और पौष्टिक आहार प्रबंधन के साथ साथ साफ सफाई को रखने से हम
अच्छा जो है उसकी संतति प्राप्त कर सकते हैं और इससे हमें बकरी पालन में यथासंभव लाभ मिलेगा। किसान भाइयों, बकरियों में होने वाली घातक बीमारियों में है PPR। ये विषाणु जनित रोग है जिससे बकरियों में अत्यधिक मृत्यु होती है। इसलिए PPR रोग को बकरियों में महामारी या बकरी प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। ये रोग विशेषकर कम उम्र के मेमनों में और कुपोषण व परजीवियों से ग्रसित बकरियों में अधिक गंभीर एवं प्राणघातक होता है, जिससे बकरी पालन में अधिक नुकसान होता है। एक जो बहुत ही बीमारी जिसे बोलते हैं PPR जो है, जिसमें बकरी को बुखार लग जाता है, सुस्त हो जाती है, सांस की परेशानी आती है और मुंह का जब आप मुंह को खोल के देखेंगे तो मुंह में लाल चकत्ते जैसा भाग हो जाता है, बकरी को पतला दस्त भी लगता है। इसके लिए हमें किसान बंधु अभी ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें जो भी पशु चिकित्सक हैं उनकी सलाह से समय समय पर टीकाकरण जरूर कराना चाहिए। और आप इस मुंह में अगर बकरी अभी जो है बकरियों को इस मौसम में चाहे बकरियों में बीमारी आई हो नहीं आई हो, आप क्या कर सकते हैं, फिटकरी का पानी बना के मुंह और नाक को नियमित रूप से धो सकते हैं। बकरी पालक अपने पशुओं को PPR जैसी घातक बीमारियों से बचाने के लिए यदि कुछ पहलुओं पर ध्यान रखें तो काफी हद तक बकरियों को इस रोग से बचा सकते हैं। यदि आपकी बकरी PPR रोग से ग्रसित है तो उसे स्वस्थ बकरियों से अलग रख देना चाहिए। रोगी बकरियों का बचा हुआ चारा स्वस्थ पशु को ना खिलाएं और अगर बकरी बीमार है तो उसे चराने के लिए नहीं लेकर जाएं। PPR रोग से प्रभावित पशु का इलाज योग्य पशु चिकित्सक से ही कराएं। तो हमें ध्यान रखें कि पानी जो है हमेशा बकरियों को इस मौसम में आवश्यकता अनुसार जितना पानी पी सके उतना पानी पिलाएं, लेकिन पानी जो है शुद्ध होना चाहिए। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।